जी नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने परिवार आईडी एग्जाम में स्वागत है। तो कैसे हैं आप सभी के सभी दोस्तों। आज की क्लास में हम शिक्षण के अधिगम के सिद्धांत अर्थात डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर की सेकंड पेपर को जो है कवर करने वाले हैं। और इस क्लास में हम केवल लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को कवर करेंगे जो कि आपके 2021 से लेकर के 2024 तक के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चनों के लघु उत्तरीय क्वेश्चन होंगे। तो चलिए दोस्तों कंटिन्यू करते हैं आज की क्लास को। और चैनल को अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिए। तो 2021 का पहला लघु उत्तरीय क्वेश्चन जो आया था, कह रहा है कि उत्तम शिक्षण की क्या विशेषताएं हैं। तो आपको उत्तम शिक्षण की विशेषताएं बताना है। तो बता दें, उत्तम शिक्षण की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहली आपकी उत्तम शिक्षण जो है शुद्ध जानकारी प्रदान करता है। दूसरा जो है उत्तम शिक्षण सीखने के लिए आत्म प्रेरणा बनाता है। तीसरा जो है उत्तम शिक्षण द्वारा छात्र अच्छे शिक्षण में सक्रिय रहते हैं। चौथा आपका बनेगा पॉइंट, उत्तम शिक्षण चुनिंदा जानकारी पर केंद्रित है। पांचवा आपका पॉइंट बनेगा, उत्तम शिक्षण जनतंत्रिका आदर्शों पर आधारित है। छठा आपका पॉइंट बनेगा, उत्तम शिक्षण छात्रों में मूल्य एवं संस्कार पैदा करता है। सातवां बनेगा, उत्तम शिक्षण गतिविधियों पर आधारित होता है। इसके बाद आठवां आपका पॉइंट बनेगा, उत्तम शिक्षण वह होता है जिसमें शिक्षक अपने व्यक्तिगत गुणों से अंतःक्रिया तथा छात्र द्वारा प्रभावित कर उसमें ऐसे गुण एवं मूल्यों का विकास करें जो राज्य एवं शासन के हित में हो। अगला पॉइंट बनेगा, अच्छा शिक्षण छात्रों के जो है पूर्व ज्ञान पर आधारित है। और 10वां पॉइंट बनेगा आपका, उत्तम शिक्षण छात्रों के लिए रुचिकर एवं प्रभावी होता है। तो ये जो है उत्तम शिक्षण की जो है विशेषताएं हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, संप्रेरण में बाधक तत्व कौन कौन है। तो बताइए दोस्तों, संप्रेरण में बाधक तत्व कौन कौन से हैं। तो बता दें, संप्रेरण जो है शिक्षा की रीढ़ होती है। अधिगम के और शिक्षण के लिए संप्रेरण जो है आवश्यक होता है। संप्रेरण दो शब्दों से मिलकर के बना होता है, सम प्लस प्रेषण। यही दो शब्दों से मिलकर के संप्रेषण बनता है। कौन कौन से? सम और प्रेषण शब्दों से मिलकर के संप्रेषण बनता है। अर्थात सम का अर्थ होता है समान रूप से भेजे जाने वाला या भेजा गया। और बता दें, संप्रेरण को बाधक जो है निम्नलिखित तत्व जो है प्रभावित करते हैं। तो आइए जान लेते हैं। पहला आपका है, संप्रेरण साधनों में भाषा सबसे शक्तिशाली साधन है। किसी भी भाषा की मुख्य इकाई शब्द है। प्रयोग के आधार पर शब्दों के अनेक अर्थ हैं। प्राप्तकर्ता आदि उसी अर्थ में नहीं लेता है जो संप्रेरण में अवरोध उपस्थित हो जाता है। यदि संदेश बनते समय प्रेषक उचित शब्दों का प्रयोग नहीं करता है तो प्रभावपूर्ण संदेश नहीं बन पाता है। ठीक है। और दूसरा पॉइंट है आपका, संप्रेषण के लिए जिन यंत्रों एवं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है, कई बार उनमें खराबी हो जाने के कारण संप्रेरण में जो है बाधा उत्पन्न हो जाती है। ठीक है। संप्रेरण के लिए जिन यंत्रों का उपयोग किया जाता है उनमें कई बार खराबी हो जाती है। ठीक है। तो ये भी जो है संप्रेरण में बाधा का एक कारण बन सकता है। आइए देखते हैं इसके जो है बाधाएं, अन्य बाधाओं पे। तो तीसरा आपका है संगठनात्मक बाधा। तो बता दें, जिन व्यावसायिक संस्थानों में इस नियम का बहुत सख्ती से पालन किया जाता है तभी कार्य उपयुक्त मार्ग द्वारा ही होने चाहिए, वहाँ संप्रेरण में अनेक बाधाएं आती हैं क्योंकि इसमें अधिकारी वर्ग तथा कर्मचारी वर्ग के बीच में सीधा संप्रेरण नहीं होता है। और देखते हैं भावनाएं बाधक, अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी भावनात्मक बाधाएं। तो बता दें, वास्तव में प्रभावी संप्रेरण तभी संभव है जब संप्रेरण तथा प्राप्तकर्ता दोनों की मन स्थिति एक दूसरे के अनुकूल हो, तभी ही जो है भावात्मक अनुकूल जो है हो सकता है। और सोच एक दूसरे से मिलती जुलती हो। प्रत्येक व्यक्ति का व्यवहार, दृष्टिकोण एवं सोच अलग अलग होती है। यदि संदेश प्रेषक तथा संदेशक प्राप्तकर्ता का दृष्टिकोण एवं सोच समान होगी तो मध्य संप्रेरण प्रभावशाली होगा। तो उन दोनों के मध्य जो संप्रेरण होगा
तो वो प्रभावशाली अर्थात मजबूत होगा। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो आपसे पूछा है शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। तो बता दें शिक्षण में नियोजन के सिद्धांत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। बता दें एक प्रभावी शिक्षक का शिक्षण कक्ष में प्रवेश करने और शिक्षण कराने से पूर्व प्रारंभ हो जाता है। प्रभावशाली शिक्षण एक नियोजन क्रियाकलाप है। शिक्षक शिक्षण अनुदेश की विषय वस्तु का नियोजन करता है। शिक्षण सहायक सामग्री का चयन करता है। अधिगम क्रियाकलापों का रूपांकन करता है। नियोजन एक चक्रीय प्रक्रिया होनी चाहिए जिसमें अधिगम प्रतिफलों का निर्णय और अधिगम एवं मूल्यांकन की रणनीतियां सम्मिलित हों। इसमें संपूर्ण विद्यालय विषय और कक्षा स्तर और नियोजन शामिल होते हैं। नियोजन सभी शिक्षार्थियों को अपना सर्वोत्तम निष्पादित करने के अवसर प्रदान करते हैं। और क्लर्क ने जो है 1983 में नियोजित को जो है परिभाषित किया था, एक ऐसी बुनियादी प्रक्रिया जिसमें एक व्यक्ति भविष्य के आविष्कारों, साधनों और परिणामों को दृष्टिगत करता है और अपने भविष्य के कार्यों के जो है मार्गदर्शन हेतु एक संरचना तैयार करता है। अच्छा नियोजक तथा एक शिक्षक को प्रगतिशील और सुसंगठित प्रारूप जो है प्रदान करता है। यही जो है क्लार्क ने बताया था। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में इसको ज़्यादा से ज़्यादा लिख सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को 100 उदाहरण सहित समझाइए। तो आपसे दोस्तों पूछा है कि पूर्ण से अंश की ओर शिक्षण सूत्र को उदाहरण सहित जो है आपको समझाना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी पूर्ण से अंश की ओर। और बता दें इस शिक्षण सूत्र में बालक को पहले संपूर्ण वस्तु तथा तथ्य की जानकारी दी जाती है। इस सूत्र के अनुसार बच्चे को जो कुछ सिखाया जाता है उसे पहले पूर्ण रूप से सामने रख दिया जाता है और बाद में उसके हर अंश को स्पष्ट रूप से स्पष्ट किया जाता है, अर्थात बाद में उसको प्रत्येक अंश को समझाया जाता है। इससे बच्चे में आगे पढ़ाए जाने वाले विषय के प्रति उत्साह और रुचि जो है जागृति होती है। और उदाहरण के तौर पे देखें तो इस शिक्षण सूत्र में बालक को सबसे पहले संपूर्ण पेड़ को बताया जाता है। बालक पूरे पेड़ को समझ जाता है, उसके दिमाग में पेड़ का चित्र उपस्थित हो जाता है, वह पूरे पेड़ के बारे में सोचता है। पेड़ के विभिन्न भागों की ओर उसका ध्यान नहीं जाता। शिक्षक बालक के इस पूर्ण पेड़ के ज्ञान के आधार पर पेड़ के अन्य भागों का ज्ञान कराता है। इसी आधार पर बालकों को पहले वाक्य का ज्ञान कराया जाता है, फिर जो है अक्षरों का ज्ञान कराया जाता है। ठीक है दोस्तों, पूर्ण से अंश की ओर ये जो है आपका इसी प्रकार से आप लिख सकते हैं। इसे आप अपने शब्दों में भी कोई अन्य उदाहरण दे सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि समूह चर्चा विधि के लाभ लिखिए। तो आपसे पूछा है दोस्तों समूह चर्चा विधि के लाभ बताइए। तो हेडिंग पड़ेगी समूह चर्चा विधि के लाभ। तो बता दें समूह चर्चा विधि से छात्रों के समूह को जो है आमने सामने बैठाकर किसी निश्चित विषय वस्तु, शीर्षक इत्यादि आदि पर विचार विमर्श किया जाता है। समूह चर्चा सीखने का जो है सरल एवं सक्रिय ढंग है। इस विधि का उपयोग छोटी कक्षाओं के बच्चों में ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है क्योंकि वो छोटे बच्चे होते हैं, उनमें जो है समूह चर्चा संभव नहीं हो सकती। इस विधि का प्रयोग जो है उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि इसका प्रयोग उच्च कक्षाओं के लिए किया जाता है। इस विधि का उपयोग जो है समय से बचत होती है, यानी कि इस विधि का प्रयोग करने से समय की भी बचत होती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि कक्षा शिक्षण करते समय अच्छे प्रश्न की विशेषता लिखिए। तो आपसे पूछा है कि अच्छे प्रश्न की विशेषता आपको बताना है। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी अच्छे प्रश्न की विशेषता निम्नलिखित है। तो कौन कौन से अच्छे प्रश्न की विशेषता हो सकती है। तो प्रश्न का आकार ना तो अधिक छोटा और ना ही अधिक बड़ा होना चाहिए। दूसरा आपका बनेगा
प्रश्न की भाषा सरल और स्पष्ट होनी चाहिए। तीसरा आपका बनेगा प्रश्न छात्रों के विषय से संबंधित होने चाहिए, ये नहीं कि प्रश्न आपके कुछ भी हों, उसके विषय से संबंधित होने चाहिए बालक के। और अगला कह रहा है प्रश्न विकासात्मक होना चाहिए, यानी कि प्रश्न ऐसे होने चाहिए जो बालक के विकास में काम आए। अगला है प्रश्न छात्रों की आयु कक्षा के अनुरूप होना चाहिए, कहने का मतलब जिस आयु का बच्चा है उसी स्तर का जो है प्रश्न होना चाहिए। ये जो है अच्छे प्रश्न की विशेषताएं मानी जाती हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियों के नाम लिखिए। तो दोस्तों आपको बाल केंद्रित शिक्षण की 4 प्रविधियां बताना है। तो बता दें, बाल केंद्रित शिक्षण एक प्रभावी शिक्षण माना जाता है। इसमें बालक और शिक्षक दोनों जो है सक्रिय होकर के सीखते हैं। इस विधि में बालक स्वतंत्र रूप से सीखता है। इसमें बालक के सृजनात्मक क्षमता का विकास होता है। और बाल केंद्रित शिक्षण की 4 विधियां निम्नलिखित हैं। पहली आपकी जो है देखो और कहो, दूसरा जो है अक्षर बोध विधि, तीसरा जो है सामूहिक पाठन विधि, चौथा जो है आपका सहचर विधि, पांचवा जो है वाक्य शिक्षण विधि और छठा जो है कहानी विधि। तो ये जो है अनेक प्रकार की विधियां होती हैं बाल केंद्रित शिक्षण की। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्यामपट्ट लेखन करते समय क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो बताइए दोस्तों, श्यामपट्ट लेखन करते समय किन बातों को जो है ध्यान में रखना चाहिए। तो बता दें, आपका हेडिंग पड़ेगी श्यामपट्ट लेखन करते समय निम्नलिखित सावधानियां होनी चाहिए। पहला आपका बनेगा श्यामपट्ट पर व्यर्थ की बातें नहीं लिखनी चाहिए। दूसरा आपका है श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को यह ध्यान रखना चाहिए कि उसका कोई भाग किसी और बैठे हुए बालक के लिए चमक तो नहीं रहा है। अर्थात कहने का मतलब है कि श्यामपट्ट का कोई भी भाग किसी भी बालक की ओर चमक तो नहीं रहा है, ताकि उसे अक्षर जो है स्पष्ट रूप से दिखाई दे जो शिक्षक जो है श्यामपट्ट पर लिख रहा है। तीसरा आपका है श्यामपट्ट को ऊपर से नीचे तक नहीं भरना चाहिए, क्योंकि पीछे बैठे बच्चों को उसे देखने में जो है परेशानी का सामना करना पड़ता है। और आपका अगला चौथा पॉइंट बनेगा श्यामपट्ट पर लिखते समय शिक्षक को बायां पैर आगे रखना चाहिए, ताकि जो है ब्लैक बोर्ड के जस्ट सामने अर्थात श्यामपट्ट के सामने शिक्षक ना आ सके, ताकि बालकों को जो है स्पष्ट रूप से श्यामपट्ट दिखाई दे। ठीक है दोस्तों, इसलिए जो है शिक्षक को अपना बायां पैर आगे रख करके श्यामपट्ट पर लिखना चाहिए। ठीक है, ये जो है श्यामपट्ट लेखन करते समय जो है सावधानियां शिक्षक को रखनी चाहिए। तो आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन से अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखिए। तो आपसे पूछा है कि अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय लिखना है। तो हेडिंग पड़ेगी अपेक्षित अधिगम स्तर संप्राप्ति के 4 उपाय जो है निम्नलिखित हैं। तो पहला आपका छात्रों को रहने की क्षमता तथा पाठ्य पुस्तकों में जो है अनाधिकृत बोझ को न्यून अर्थात कम करने में। दूसरा आपका है प्राथमिक दक्षताओं को प्राप्त करने में। तीसरा आपका है अध्यापक को बोधजन एवं व्यवहारिक शिक्षण प्रदान करने में। और चौथा बनेगा उपलब्धि परक मूल्यांकन एवं श्रमप्रेणी परीक्षण में। ये जो है अपेक्षित अधिगम स्तर के जो है संप्राप्ति के उपाय होते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि श्रव्य-दृश्य शिक्षण अधिगम सामग्री की 4 विशेषताएं लिखिए। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी श्रव्य-दृश्य शिक्षण अधिगम की सामग्री की 4 विशेषताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका श्रव्य-दृश्य सामग्री स्थायी रूप से सीखने एवं समझने में जो है सहायक होती है। दूसरा आपका है मौखिक बात को कम करती है। तीसरा आपका है यह अनुभवों के द्वारा ज्ञान प्रदान करती है। और चौथा आपका विशेषता बनेगी यह नरेशन के द्वारा शिक्षा देती है। तो यही जो है 4 प्रकार की विशेषताएं हैं
श्रव्य दृश्य शिक्षण अधिगम की। ठीक है दोस्तों, चलिए देखते हैं अब अगले नेक्स्ट ईयर को, यानी कि 2022 के क्वेश्चन पेपर को। ये दोस्तों आपका 2022 का क्वेश्चन पेपर है, जिसके हम लघु उत्तरीय क्वेश्चनों को कवर करेंगे। तो क्वेश्चन है, शिक्षण एवं प्रशिक्षण में जो है अंतर को समझाना है। तो आपसे पूछा है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में अंतर बताइए। तो आपका जो है एक तरफ शिक्षण है और दूसरी तरफ जो है प्रशिक्षण है। तो आपका शिक्षण में पहला पॉइंट है कि जो है शिक्षण सैद्धांतिक अवधारणाओं से संबंधित है, और प्रशिक्षण की तरफ आप लिखेंगे प्रशिक्षण जो है ज्ञान का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। दूसरा पॉइंट, शिक्षण की तरफ नए ज्ञान के प्रदान करने की तलाश करता है, या जो है शिक्षण क्या करता है, नए ज्ञान के तलाश करता है। और प्रशिक्षण क्या करता है कि प्रशिक्षण जो है एक विशिष्ट कौशल सेट विकसित करने के लिए उपकरणों और तकनीकियों के साथ पहले से ही जानकारी को तैयार रखता है प्रशिक्षण। आइए देखते हैं अगले पॉइंट को। तो अगला पॉइंट आपका है, शिक्षण की तरफ जो है शिक्षण का क्षेत्र जो है व्यापक होता है और प्रशिक्षण का क्षेत्र जो है संकुचित होता है। और अगला पॉइंट शिक्षण की तरफ होगा कि शिक्षण में शिक्षक अपने छात्रों को जो है प्रतिक्रिया देते हैं, जबकि प्रशिक्षण में जो है प्रशिक्षुओं को प्रशिक्षुओं से प्रतिक्रिया प्राप्त होती है। ठीक है दोस्तों, तो याद रखिएगा शिक्षण और प्रशिक्षण में अंतर। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण में उपचारात्मक एवं निदानात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे शिक्षण के क्षेत्र में जो है उपचारात्मक और निदानात्मक जो है शिक्षण की परिभाषा पूछा है। तो बता दें, निदात्मक शिक्षण आपकी पहली हेडिंग पड़ेगी। तो निदात्मक शिक्षण जो है वो होता है यदि कोई छात्र लगातार किसी विषय में अनुत्तीर्ण होता है या पढ़ने में जो है कमज़ोर होता है, तो छात्र की असफलता की जानकारी प्राप्त करना निदान कहलाता है। ठीक है, अगर कोई भी बालक बार बार किसी भी कक्षा में फेल होता है या बहुत ही कमज़ोर होता है, तो उसके जो है समस्या का जो है दूर करने के लिए, उसकी असफलता की जानकारी को इकट्ठा करने के लिए, उसकी जानकारी को प्राप्त करना ही निदान कहलाता है। और बता दें, शैक्षिक निदान से तात्पर्य उस प्रक्रिया से है जिसकी सहायता से हम व्यक्तिगत छात्रों की कठिनाइयों और उनकी अयोग्यताओं का जो है अनुमान अर्थात पता लगाते हैं, जिसका उद्देश्य कि सीखने से जो है कम कठिनाई हो। ठीक है दोस्तों, निदात्मक शिक्षण में क्या होता है कि उसकी जो है समस्या का समाधान ढूंढा जाता है, इसे ही निदात्मक शिक्षण कहा जाता है। और इसमें जो है इसका मुख्य उद्देश्य होता है कि सीखने में कम से कम कठिनाई हो। आइए देख लेते हैं अब उपचारात्मक जो है शिक्षण क्या होता है। तो बता दें, शिक्षा में कमजोर शिक्षार्थियों के शिक्षण अधिगम दोष प्रभावों को दूर करने की प्रक्रिया उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। ठीक है दोस्तों, क्या कहलाती है? उपचारात्मक शिक्षण कहलाती है। और बता दें कि शिक्षण या अधिगम की कठिनाइयों या त्रुटियों के कारण बच्चे कक्षा में पिछड़ जाते हैं, जो कि उपचारात्मक शिक्षण द्वारा उपयुक्त शिक्षण विधि का चयन करके उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है दोस्तों, किसके द्वारा? जो है उपचारात्मक शिक्षण के द्वारा उनकी कठिनाइयों को दूर करने का प्रयास किया जाता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है, शिक्षण में जो है मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत को समझाइए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो बताइए दोस्तों, शिक्षण में जो है मनोरंजन एवं रुचि के सिद्धांत क्या हैं? तो बता दें, शिक्षण अधिगम में जो है अभिप्रेरणा और मनोरंजन का महत्वपूर्ण स्थान होता है। इस सिद्धांत के अनुसार शिक्षक और छात्र दोनों ही अभिप्रेरित होकर रुचि से कार्य करते हैं। ठीक है, मनोरंजन के द्वारा। और बता दें, यह एक संचार रणनीति है जिसका उद्देश्य किसी सामाजिक मुद्दों को कम करना या मनोरंजन के एक कस्टम अनुरूप टुकड़े के माध्यम से जनता को शिक्षित करना। और बता दें कि रुचि के सिद्धांत के संदर्भ में पेंटसेट महोदय ने यह कहा था
कि जो है जब तक छात्रों को सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं होगा। ये जो है पिंटसेट के द्वारा जो है कहा गया था कि जब तक बच्चों में जो है सक्रिय रुचि नहीं होगी तब तक शिक्षक कार्य जो है पूर्ण रूप से नहीं होगा। और रुचि के सिद्धांत जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका रुचि का संयम या प्रतीक्षाशील सिद्धांत, दूसरा आपका सीमांत उत्पादकता का सिद्धांत, तीसरा आपका बचत और निवेश का सिद्धांत, चौथा आपका ऋण योग्य निधि सिद्धांत और पांचवा आपका बनेगा पॉइंट तरलता वरीयता सिद्धांत। यही जो है रुचि के सिद्धांत हैं जो है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताइए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आ सकता है दोस्तों। ब्लूम द्वारा संपादित शिक्षण के उद्देश्य आपको बताना है। तो बता दें, बेंजामिन ब्लूम ने निर्माण शिक्षा के क्षेत्र में संपादित शिक्षण के उद्देश्य बताए हैं। बालक के द्वारा व्यवहार में परिवर्तन और विकास व्यक्तित्व में किन्हीं तीनों पक्षों में होता है। इसी को जो है आधार मानकर ब्लूम ने संपादित शिक्षण के उद्देश्यों को 3 भागों में विभक्त किया है। पहला आपका है ज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्य, दूसरा आपका भावात्मक पक्ष के उद्देश्य और तीसरा जो है मनोक्रियात्मक पक्ष के उद्देश्य। ठीक है, अब इनको एक एक करके जान लेते हैं। तो पहला आपका हेडिंग पड़ेगी ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर के उद्देश्य। तो इसमें जो है ब्लूम ने बताया था कि ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर में वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध ज्ञान का स्मरण तथा प्रत्याभिज्ञान करने तथा बौद्धिक योग्यताओं का विकास करने से है। इनको जो है 6 वर्गों में जो है बांटा गया है। पहला आपका ज्ञान, दूसरा बोध, तीसरा प्रयोग, चौथा आपका विश्लेषण, पांचवा आपका संश्लेषण और छठा जो है मूल्यांकन। यही जो है 6 भागों में ज्ञानात्मक पक्ष के स्तर को बांटा गया है। ठीक है दोस्तों, आइए दोस्तों अब जान लेते हैं इसके भावात्मक पक्ष के उद्देश्य क्या होते हैं। तो भावात्मक पक्ष के स्तर जो है आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो इसके भी 6 भागों में इसे भी विभाजित किया गया है। तो बता दें, इसमें वे उद्देश्य शामिल हैं जिनका संबंध बालक की रुचि, बालक की अभिवृत्ति, भावनाओं, संवेदनाओं तथा मूल्यों से होती है। और इसे भी 6 भागों में जो है भावात्मक पक्ष को भी बांटा गया है। पहला आपका पॉइंट बनेगा अभिग्रहण करना, दूसरा आपका अनुक्रिया करना, तीसरा जो है मूल्य आकलन करना, चौथा जो है मूल्यों का साधारण और पांचवा जो है मूल्य पद्धति का संगठन और छठा जो है चरित्रीकरण। यही जो है 6 प्रकारों में भावात्मक पक्ष को भी बांटा गया है। आइए देख लेते हैं अब अगले मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर को। तो आपकी अगली हेडिंग पड़ेगी मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर। तो बता दें, इनका संबंध बालक के क्रियात्मक अथवा मनोगत्यात्मक कौशलों से होता है। इन्हें भी जो है 6 भागों में बांटा गया है। पहला आपका उत्तेजना, दूसरा कार्य करना, तीसरा जो है नियंत्रण, चौथा जो है सामंजस्य और पांचवा जो है स्वाभाविकरण और छठा जो है आदत निर्माण। यही जो है 6 भागों में मनोक्रियात्मक पक्ष के स्तर को बांटा गया है। तो आपने देखा दोस्तों, सभी पक्ष के स्तरों को 6 भागों में बांटा गया है। तो याद रखिएगा, मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि व्यक्तित्व विभिन्नता के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं, संक्षेप में लिखिए। ये क्वेश्चन जो है बाल विकास के पेपर में भी पूछता है। तो बता दें दोस्तों, व्यक्तित्व भिन्नता से तात्पर्य यह है प्रत्येक व्यक्ति में मानसिक, शारीरिक, संवेदनात्मक आदि में जो है अंतर पाया जाता है और इसी अंतर के कारण जो है व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इसी को जो है व्यक्तित्व भिन्नता कहते हैं। ठीक है दोस्तों, और बता दें कि व्यक्तित्व भिन्नता जो है निम्नलिखित सिद्धांतों पर आधारित होती है। तो आपका पहला हेडिंग बढ़ेगी जो है व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत की खोज। तो बता दें, व्यक्तिगत भिन्नताओं के क्षेत्र में जो है अनुसंधान या समझने का प्रयास करता है कि कुछ लोग आयामों पर कैसे और क्यों जो है भिन्न होते हैं। दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगी व्यावसायिक अध्ययन में जो है व्यक्तिगत भिन्नता। तो बता दें,
व्यवसाय में व्यक्तिगत मतभेद महत्वपूर्ण है क्योंकि वे नियुक्ति प्रक्रिया से लेकर टीम सहयोग और प्रदर्शन तक कंपनी के संचालन के विभिन्न पहलुओं को जो है प्रभावित कर सकते हैं। यही जो है व्यक्तिगत अंतर सिद्धांत खोज है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट हेडिंग को। तो अगली हेडिंग आपकी पड़ेगी श्रेणियों पर जो है एक नज़दीकी नज़र। व्यक्तिगत अंतर के प्रकार जो है कोई भी नज़दीकी श्रेणियों में जो है अंतर होता है, उनके बारे में जान लेते हैं। तो बता दें, व्यवहार, विचार और भावना के विभिन्न पैटर्न को संदर्भित करते हैं। व्यक्तिगत मतभेदों की अवधारणा की खोज करना कुछ लक्षणों पर बेहतर या बढ़ करके रूप में मूल्य निर्माण देने के बारे में नहीं है, बल्कि यह प्रत्येक व्यक्ति द्वारा लाई गई विविधता और अद्वितीय क्षमता की जो है सराहना करने के बारे में है। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि खेल विधि की आवश्यकता एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। तो आपसे पूछा है कि खेल विधि की जो है आवश्यकता और महत्व पर प्रकाश डालना है। तो बता दें, खेल विधि प्राथमिक स्तर के शिक्षण में जो है खेल विधि को सर्वश्रेष्ठ विधि माना जाता है क्योंकि यह परंपरागत शिक्षण से भिन्न होता है, जिससे बालकों के अधिगम के लिए अधिक रुचि होती है। साथ ही प्राथमिक स्तर पर गणित शिक्षण के लिए भी खेल विधि को बहुत महत्वपूर्ण माना जाता है और बच्चों को खेल खेल में आसानी से सिखाया जा सकता है। खेल खेल में प्राप्त अधिगम अधिक स्थायी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, क्योंकि बच्चे जो है खेल के द्वारा जो कुछ सीखते हैं वो अधिक टिकाऊ और स्थायी माना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इस खेल विधि के द्वारा बच्चे चीज़ों को जल्दी और आसानी से सीख लेते हैं। बता दें, इस विधि के द्वारा प्रत्येक बात की शिक्षा देना संभव नहीं है, परंतु यह निश्चित है कि खेलों में बालकों की रुचि अधिक होने के कारण उन्हें खेल द्वारा व्यवहारिक जीवन की सफल शिक्षा दी जा सकती है। अभी थोड़ी देर पहले ही हमने बताया। और बता दें, भाषा शिक्षण के लिए तो इस विधि को बड़ा उपयोगी बनाया जा सकता है। खेल खेल की विधि में जो है भाषा शिक्षण को जो है मजबूत और स्थायी बनाया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि विधि एवं प्रविधि में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि विधि और प्रविधि में अंतर बताइए। तो एक तरफ आपकी हेडिंग पड़ेगी विधि और दूसरी तरफ आपकी पड़ेगी प्रविधि। तो बता दें, विधि का अपना व्यापक रूप होता है और प्रविधि का विधि में प्रयोग होने वाला अंश है। ठीक है, प्रविधि क्या है? विधि में प्रयोग होने वाली एक प्रकार का अंश है। दूसरा इसमें पॉइंट बनेगा, विधि का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है, लेकिन प्रविधि क्या होती है? विधि पर निर्भर होती है। तीसरा आपका बनेगा, विधि की जो है एक सामान्य संरचना होती है, लेकिन जो है प्रविधि विधि की संरचना पर निर्भर होती है। ठीक है, तो आपके 3 पॉइंट ये हो गए, नोट डाउन कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं। चौथा आपका पॉइंट बनेगा, शिक्षण में जो है सामान्यता एक बार में एक ही विधि का प्रयोग किया जाता है, लेकिन जो है शिक्षण की आवश्यकता अनुसार कई प्रविधियों का प्रयोग किया जा सकता है। तो दोनों के दोनों याद रखिएगा, 4 पॉइंट आप लिख देंगे तो जो है इनके अंतर में पर्याप्त है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए। तो आपसे पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में जो है कंप्यूटर का उपयोग आपको बताना है। तो बता दें, पहले आप कंप्यूटर के बारे में जान लीजिए। तो कंप्यूटर एक डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक मशीन है जिसका उपयोग सूचनाओं को स्टोर और प्रोग्रेस करने के लिए किया जाता है। कंप्यूटर शब्द को जो है लैटिन भाषा में कंप्यूटर शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ होता है गणना करना। ठीक है दोस्तों, आप अपने शब्दों में इस तरह से लिखेंगे तो आपकी कॉपी जल्दी से भर जाएगी और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्वेश्चन को जो है कवर कर पाएंगे। ठीक है दोस्तों, जैसे यहाँ पर पूछा है कि शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर का उपयोग बताइए, तो सबसे पहले आपको कंप्यूटर के बारे में लिखना है, फिर उससे संबंधित क्षेत्र के बारे में लिखना है। तो आपका क्वेश्चन
जो है लिखने में बड़ा भी हो जाएगा और एग्जामिनर को भी लगेगा कि बच्चे को नॉलेज है तभी तो इतना लिखा है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं कंप्यूटर की उपयोगिता को। तो इसकी उपयोगिता निम्नलिखित है। आप किसी भी क्वेश्चंस में लॉन्ग में ये जो है लाइन जरूर उपयोग किया करिए कि इसकी विशेषता निम्नलिखित है, मतलब निम्नलिखित वाली लाइन को ज़रूर से ज़रूर प्रयोग किया करिए। इससे आपकी 1 से 1.5 लाइन आपकी बढ़ जाती है। ये आपको कॉपी भरने का मैं तरीका बता रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, तो बता दें इसकी उपयोगिता में आपका पहला पॉइंट बनेगा, शिक्षा के क्षेत्र में कंप्यूटर के माध्यम से शिक्षा एवं शिक्षार्थियों को विभिन्न तथ्य, आंकड़े तथा सूचना जो है पर्याप्त प्राप्त होती हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट बनेगा, कंप्यूटर में विभिन्न सूचना तथा आंकड़ों का भंडारण किया जा सकता है तथा उसे लंबे समय तक जो है सुरक्षित भी रखा जा सकता है। आइए अन्य जो है इसकी उपयोगिताओं को देख लेते हैं। आपका अगली पॉइंट पड़ेगा तीसरा जो है, कंप्यूटर सूचनाओं तथा आंकड़ों को प्रदान करने वाली एक विश्वसनीय तार्किक जो है मशीन है। चौथा आपका पॉइंट बनेगा, कंप्यूटर के जरिए जटिल गणनाएं तत्कालीन ही संपन्न की जा सकती हैं। पांचवा आपका बनेगा, कंप्यूटर पर बच्चों को अनुक्रियाएं करने का अवसर प्राप्त होता है। और छठा आपका बनेगा, कंप्यूटर से सीखने की प्रक्रिया सरल और प्रभावपूर्ण बन सकती है। ये जो है 6 प्रकार की हमने आपके साथ डिस्कस किया कंप्यूटर की उपयोगिताएं। आप जो है 5 पॉइंट लिख देंगे तो बहुत है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि सहभागी शिक्षण के उद्देश्य बताइए। तो बताइए दोस्तों, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य कौन कौन से हैं। तो आपकी हेडिंग पड़ेगी, सहभागी शिक्षण के उद्देश्य निम्नलिखित हैं। तो पहला आपका होगा, सहभागी शिक्षण के माध्यम से छात्र एवं शिक्षक दोनों क्रियाशील बनना आसान होता है। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा, विषय वस्तु की प्रस्तुत को बोधगम्य एवं सरल बनाना। तीसरा बनेगा, छात्रों को स्थायी ज्ञान प्रदान करना। चौथा बनेगा, छात्रों को बहुमुखी विकास को सुनिश्चित करना। पांचवा आपका पॉइंट बनेगा, छात्रों में जो है सृजनात्मकता, तार्किकता, जिज्ञासा, चिंतन, मनन आदि चीज़ों का विकास सुनिश्चित करना। छठा आपका बनेगा, छात्रों के अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना। सातवां जो है आपका पॉइंट बनेगा, छात्रों की जो है आवश्यकता अनुसार कक्षा अभ्यास का निर्धारण करना। आठवां आपका पॉइंट बनेगा, छात्रों के लिए कक्षा के वातावरण को रुचिकर एवं आनंददायी बनाना। और नौवां आपका पॉइंट बनेगा, शिक्षकों को जो है सुविधाओं, अधिगम एवं ज्ञान में जो है समन्वय स्थापित करना। ये जो है आपके सारे के सारे पॉइंट हैं। ठीक है, आप पॉइंट वाइज लिखेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा आप लिख पाएंगे नंबर डाल करके। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण में व्याख्यान प्रविधि को समझाइए। तो आपसे पूछा है कि शिक्षण में जो है व्याख्यान प्रविधि क्या होती है। तो बता दें, थ्रिंग के अनुसार शिक्षण अधिगम प्रविधियों के द्वारा अपने छात्रों को जो है कार्य करने योग्य बनाता है और स्वयं यह दर्शाने लगा रहता है कि कार्य को कैसे किया जाएगा। साथ ही इस बात के लिए सतर्क रहता है कि इसे कैसे करें। बता दें, MP माफेट के अनुसार शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा जो है अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देशात्मक तरीकों में होता है। तो PM माफेट ने बताया था कि शिक्षण प्रविधियों का प्रयोग शिक्षक द्वारा अध्ययन करने के लिए दिए गए निर्देश और तरीकों में जो है होता है। अब आइए जान लेते हैं व्याख्यान विधि क्या होती है। तो बता दें, व्याख्यान विधि आपकी हेडिंग पड़ेगी, तो किसी भी विषय वस्तु का गहन ढंग से विश्लेषण करना व्याख्यान विधि कहलाता है। इस विधि का प्रयोग जटिल विधियों को समझने तथा सरल करने के लिए किया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब आइए जान लेते हैं व्याख्यान विधि के प्रमुख कारण। तो व्याख्यान विधि के निम्नलिखित कारण हो सकते हैं। पहला आपका पॉइंट बनेगा, व्याख्यान को अधिक प्रभावी बनाने के लिए शिक्षक को जो है चित्र, मॉडलों, उदाहरणों और तुलनाओं के तरीकों से जो है समावेशन करना चाहिए।
दूसरा पॉइंट लिख सकते हैं, व्याख्यान को सरल एवं स्पष्ट भाषा में होना चाहिए। अगला पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्याख्यान से पहले उद्देश्य का निश्चित करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट आप लिख सकते हैं, व्याख्यान देने के लिए शिक्षक रुचिकर प्रश्न पूछकर ज्ञात करें कि सीखने की क्रिया हो रही है या नहीं है। कहने का मतलब, जब व्याख्यान जो है शिक्षक द्वारा किया जाता है तो शिक्षक को जो है समय समय पर क्वेश्चन बालकों से करते रहना चाहिए, ताकि उससे पता हो सके कि व्याख्यान की गई विधि के द्वारा जो है बालक कुछ सीख पा रहे हैं या नहीं। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर को, यानी 2023 के क्वेश्चन पेपर को। अब दोस्तों हम आ चुके हैं 2023 के क्वेश्चन पेपर पे। तो 2023 का पहला लघु त्रिप्रश्न आया था, शिक्षा में मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि शिक्षा में जो है मानचित्र व चार्ट की उपयोगिता का जो है वर्णन आपको करना है। तो बता दें, एक अवधारणा मानचित्र एक प्रकार का ग्राफिक आयोजक जो है होता है, जिसका उपयोग किसी विषय के ज्ञान का प्रतिनिधित्व करने, विचारों के बीच संबंध बनाने और किसी के समझ के दृश्य प्रतिनिधित्व बनाने के लिए किया जाता है। अवधारणा मानचित्र मुख्य विचार से शुरू होता है और फिर यह दिखाने के लिए जो है शाखा लगाते हैं कि उस मुख्य विचार को विशिष्ट विषयों में जो है कैसे तोड़ा जा सकता है। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि संप्रेरण के प्रकारों का वर्णन कीजिए। तो आपसे पूछा है कि संप्रेरण के प्रकारों का जो है आपको वर्णन करना है। ठीक है दोस्तों, तो बता दें, संप्रेरण के प्रकार निम्नलिखित हैं। पहला आपका मौखिक संप्रेरण। तो मौखिक संप्रेरण का अर्थ है आमने सामने मौखिक बातचीत करने, अर्थात सूचनाओं का आदान प्रदान करना। कहने का मतलब, मौखिक संप्रेरण वह संप्रेरण होता है जिसमें आमने सामने बातचीत की जाती है या सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है। दूसरा है लिखित संप्रेरण। तो लिखित संप्रेरण ऐसा एक प्रकार का संप्रेरण होता है जिसमें ज़्यादातर सारी चीज़ें लिखित तौर पर, अर्थात औपचारिक तौर पर जो है की जाती हैं। ठीक है दोस्तों, और बात करें औपचारिक संप्रेरण की, जब संदेश जो है के प्रेषक और प्रापक के बीच औपचारिक संबंध होते हैं तो वहाँ पर संप्रेरण औपचारिक रूप से होता है। ठीक है दोस्तों, और बात करें जो है अगले पॉइंट की, अनौपचारिक संप्रेरण की, तो इसमें जो है जब संदेश के प्रेषक एवं व्यापक के बीच अनौपचारिक संबंध होते हैं तो वहाँ पर संप्रेरण अनौपचारिक रूप से होता है। ठीक है, तो यही आपके संप्रेरण के प्रकार हैं। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार के। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। तो आपसे पूछा है कि क्रियाशीलता के सिद्धांतों की विवेचना करना है। तो बता दें, क्रियाशीलता का सिद्धांत आपकी हेडिंग पड़ेगी। तो यह शिक्षण का एक मूल्यांकन जो है सिद्धांत होता है। इस सिद्धांत के अनुसार सीखने के लिए छात्र का क्रियाशील होना अति आवश्यक होता है। क्रियाशीलता जो है 2 प्रकार की होती है। पहली आपकी शारीरिक क्रियाशीलता, दूसरी आपकी मानसिक क्रियाशीलता। ठीक है, आइए देखते हैं इसके अन्य पहलुओं पर। तो बता दें, शारीरिक क्रियाशीलता के अंतर्गत छात्रों को जो है कर्मेंद्रियों अर्थात ज्ञानेंद्रियों की क्रियाशीलता का शिक्षण दिया जाना चाहिए, तथा मानसिक क्रियाशीलता में जो है ज्ञानेंद्रियों का शिक्षण जो है दिया जाता है। मनोवैज्ञानिक के अनुसार प्रत्येक छात्र अपने स्वभाव से ही क्रियाशील होता है, अतः क्रियाशीलता उसकी प्रकृति के अनुरूप होती है। बालक का विकास भाषण सुनने और पुस्तकों को रटने से नहीं हो सकता। यह उसी शिक्षण विधि के द्वारा हो सकता है जो बालक के अधिक से अधिक शारीरिक और मानसिक कार्य करने के लिए प्रोत्साहित करे। उसी क्रिया के द्वारा जो है बालक के मानसिक और शारीरिक दोनों का विकास हो सकता है। ठीक है दोस्तों, और बालकों में जो है तर्क चिंतन करने की
एवं समस्याओं से लड़ने का अधिक से अधिक अवसर दिया जाना चाहिए, तभी उनके शारीरिक और मानसिक विकास होना जो है संभव हो सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण एवं प्रशिक्षण में जो है अंतर आपको स्पष्ट करना है। तो दोस्तों हमने 2021 के क्वेश्चन पेपर में शिक्षण और प्रशिक्षण का अंतर जो है बताया था, और ये दोस्तों आपका 2023 में फिर से रिपीटेड हो गया है। तो देख लीजिए, ये 2 ईयर में लगातार पूछा गया है, 2021 और 2023 में। तो इसको हम 2021 के पेपर में जो है कवर कर लिए हैं, तो दोबारा इसको कवर नहीं करेंगे क्योंकि आपका समय बहुत कीमती है। अब अगला क्वेश्चन है, उपचारात्मक शिक्षण को स्पष्ट कीजिए। तो ये भी क्वेश्चन आपका 2022 के क्वेश्चन पेपर में आया था, उपचारात्मक शिक्षण। इसको भी हमने कवर कर लिया है, तो इसको भी हम नहीं कवर करेंगे। आइए देखते हैं 2023 के अन्य क्वेश्चन को। तो अगला जो क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो आपसे पूछा है दोस्तों कि सूक्ष्म शिक्षण की प्रक्रिया को समझाइए। तो सूक्ष्म शिक्षण के निम्नलिखित सोपान हो सकते हैं। पहला आपका जो है प्रथम सोपान जो है पाठ्य योजना निर्माण। तो बता दें, छात्राध्यापक को एक शिक्षण कौशल जैसे वर्णन करना, व्याख्या करना, प्रश्न पूछना आदि में से किसी एक जिसे कि छात्राध्यापक को सीखना है का ज्ञान उसे प्रशिक्षण की उपस्थिति में करा दिया जाता है, और उस पर आधारित सूक्ष्म शिक्षण की जो है पाठ्य योजना को तैयार किया जाता है। दूसरा आपका होगा द्वितीय सोपान कक्षा शिक्षण। तो कक्षा शिक्षण में क्या होता है कि छात्राध्यापक छोटे से छोटे पाठ को अपने सहयोगी छात्रों द्वारा 5 से 10 मिनट तक पढ़ाता है। यह सोपान सूक्ष्म शिक्षण का सिद्धांत कहलाता है। अब आइए जानते हैं तीसरे सोपान को। तो प्रतिपुष्टि का सिद्धांत। तो छात्राध्यापक द्वारा पढ़ाया गया पाठ प्रभाविता के विषय में पर्यवेक्षण द्वारा एक विशेष रूप से विकसित मूल्यांकन प्रपत्र की सहायता से जानकारी दी जाती है। यह संपूर्ण पाठ को ऑडियो टेप के माध्यम से रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा पर्यवेक्षण प्रशिक्षणार्थी की जो है ऑडियो टेप सुनाकर उसकी कमियों को जो है इंगित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, प्रतिपुष्टि जो है सोपान के अंतर्गत। आइए देखते हैं चौथे सोपान को, जो कि पुनः पाठ योजना का सोपान होता है। तो इसमें जो है प्रतिपुष्टि के तुरंत बाद छात्राध्यापक सुझाव दिए गए विचारों के आधार पर जो है फिर पाठ को पुनः नियोजित करता है। सूक्ष्म शिक्षण का यह सोपान जो है पुनर्योजन सत्र कहलाता है। कहने का मतलब जो ऑडियो टेप के द्वारा त्रुटियां बताई जाती हैं उनको जो है सुधारने के लिए छात्राध्यापक पुनः जो है पाठ को पढ़ाता है इस चौथे वाले सोपान में। और अगला हेडिंग आपकी पड़ेगी पंचम सोपान, जिसे आप पुनर्निरीक्षण का सोपान कहते हैं। तो बता दें, पुनर्योजन के पश्चात पुनर्जित पाठ को उसी के समान स्तर के दूसरे समूह का पुनर्निरीक्षण कराया जाता है। यह सोपान जो है पुनः निरीक्षण सत्र कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं इसके अगले सोपान को, छठे सोपान को। इसका जो है षष्ठम सोपान जो है क्या कहता है कि पुनः पुष्टि प्रतिपुष्टि का सोपान। तो बता दें, पुनर्योजित पुनर्शिक्षित पाठ को पुनः पर्यवेक्षित कर पर्यवेक्षण कक्षाध्यापक फिर से पाठ से संबंधित विचार विमर्श करता है, वह पुनः जो है प्रतिपुष्टि करता है। तो ये क्रिया निरंतर जो है चलती रहती है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, बहुक्षेत्रीय शिक्षण से क्या अभिप्राय है। तो आपसे पूछा है कि बहुक्षेत्रीय शिक्षण से आपका क्या अभिप्राय है। तो बता दें, इस विधि में एक ही कक्षा में एक से ज़्यादा कक्षा के बच्चे तथा एक ही कक्षा में अलग अलग स्तर के बच्चे एक साथ बैठते हैं। ऐसे में बच्चों के साथ सीखने सिखाने की प्रक्रिया करना बहुत चुनौतीपूर्ण होता है। इस प्रक्रिया में हमने बैठक व्यवस्था इस तरह रखी है कि लगभग एक स्तर के बच्चे एक साथ बैठकर सीख सकते हैं। तो बहुक्षेत्रीय शिक्षण को आप अपने शब्दों में लिख सकते हैं कि इस शिक्षण के अंतर्गत
कई कक्षाओं के बालक एक साथ बैठ करके शिक्षण ग्रहण करते हैं और इस तरह में जो है अध्यापक को पढ़ाने में अत्यधिक कठिनाई होती है और इस प्रकार के शिक्षण से बालक अपने से अग्रसर बालकों से कुछ ना कुछ नया सीखने का उनको अवसर मिलता है इस बहुक्षेत्रीय शिक्षण से। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन है कथन युक्त को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि कथन युक्त को स्पष्ट करना है। तो बता दें, एक युक्त प्रारूप जो ऐसे प्रतिष्ठान की अनुमति देता है जिसमें सत्य आधार वाक्यों से असत्य निष्कर्ष जो है निकालने का अवकाश हो, वह वैध प्रारूप होगा। ऐसी युक्त जिसमें सत्य आधार वाक्य तथा असत्य का निष्कर्ष हो सके एक प्रकार की अवैध युक्त कहलाती है। ठीक है दोस्तों, कथन युक्त जो है यही होती है जिसे आप अवैध युक्त के नाम से भी जानते हैं। आइए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत से क्या आशय है। तो बताइए दोस्तों, शिक्षण में जो है अभिप्रेरणा का सिद्धांत पे आपको टिप्पणी करना है। तो बता दें, आपकी हेडिंग पड़ेगी शिक्षण में अभिप्रेरणा का सिद्धांत निम्नलिखित है। तो पहला आपका हेडिंग पड़ेगी मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत। तो बता दें, अभिप्रेरणा के मूल प्रवृत्ति का सिद्धांत का प्रतिपादन मैकडूगल ने जो है 1908 में किया था। किसने दोस्तों? मैकडूगल ने 1908 में किया था। मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर जो है आधारित होता है। किसने? मैकडूगल ने बताया कि मनुष्य का व्यवहार उसकी मूल प्रवृत्तियों पर आधारित होता है। इन मूल प्रवृत्तियों के छिपे संवेग किसी कार्य को करने के लिए प्रेरित करते हैं। दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगी अंतर्नोद का सिद्धांत। तो बता दें, इस सिद्धांत का प्रतिपादक मनोवैज्ञानिक हल ने किया था। किसके द्वारा किया गया था? हल के द्वारा किया गया था। मनुष्य की शारीरिक आवश्यकताएं उनमें तनाव उत्पन्न करती हैं। मनोवैज्ञानिक भाषा में इसे अंतर्नोद कहा जाता है। यही अंतर्नोद व्यक्ति को कोई विशेष कार्य करने के लिए जो है प्रेरित करता है। ठीक है दोस्तों, अब देखते हैं तीसरे सिद्धांत को। तो तीसरा आपका सिद्धांत है मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत। तो इस सिद्धांत का प्रतिपादन जो है सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है किया गया था। किसके द्वारा? जो दोस्तों, सिगमंड फ्रायड के द्वारा जो है इस सिद्धांत का मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। और इस सिद्धांत के अनुसार अभिप्रेरणा को दो मुख्य कारक में जो है बांटा गया है। पहला आपका मूल प्रवृत्ति और दूसरा जो है अचेतन मन की प्रवृत्ति। इन्हीं के द्वारा जो है दोनों में अभिप्रेरणा को बांटा गया है। और बता दें, इन्होंने मूल प्रवृत्तियों को भी दो भागों में बांटा है। इसकी जो दो मूल, पहला वाला है मूल प्रवृत्ति, इसको भी दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और दूसरा मृत्यु मूल प्रवृत्ति। ठीक है, किसने? सिगमंड फ्रायड ने जो है मूल प्रवृत्तियों को भी दो भागों में बांटा है, जीवन मूल प्रवृत्ति और मृत्यु मूल प्रवृत्ति। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। तो आपको बताना है दोस्तों, अपेक्षित अधिगम स्तर की संकल्पना क्या है। तो बता दें, अपेक्षित अधिगम स्तर की रचना तीन शब्दों से हुई है। पहला आपका अपेक्षित, दूसरा अधिगम और स्तर। इन्हीं तीन शब्दों से जो है इसकी अपेक्षित अधिगम स्तर की जो है रचना हुई है, जिसमें जो है अपेक्षित शब्द का अर्थ ज्ञात करना और अधिगम शब्द का अर्थ होता है सीखना, अर्थात सीखने को जीवनों दक्षताओं को परिवर्तन करना। और अधिगम स्तर शब्द का आशय होता है उपलब्धि, अर्थात स्तरों से लाया जाता है। बता दें, अपेक्षित अधिगम स्तर जो है संपूर्ण व्यवहार को जो है प्रदर्शित करता है, जिनका अवलोकन किया जा सकता है। व्यक्ति जो है ज्ञान, समझ, संप्रयोग, विश्लेषण, संश्लेषण, आकलन इत्यादि जैसे अधिगम के उद्देश्यों का जो है वर्गीकृत विश्लेषण जो है कर सकता है और इसी के अनुसार जो है वांछित अधिगम की उपलब्धियों को जो है दर्शाता है, अर्थात दर्शाया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो आइए बढ़ते हैं अब 2024 के क्वेश्चन पेपर पे। 2024 का पहला लघु उत्तरीय प्रश्न है कि सूक्ष्म शिक्षण सोपान क्या है।
तो आपको बताना है कि सूक्ष्म शिक्षण के सोपान कौन कौन से हैं। तो बता दें, अभी हमने 2022 के क्वेश्चन पेपर में भी 2 सूक्ष्म शिक्षण के सोपानों को बताया है और यहाँ पर भी आपको जो है ये क्वेश्चन मिल गया है, यानी 2024 में भी, तो इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तो बता दें, सूक्ष्म शिक्षण के सोपान जो है निम्नलिखित हैं। पहला आपका प्रथम सोपान पाठ्य योजना निर्माण, दूसरा सोपान जो है कक्षा शिक्षण, तीसरा आपका सोपान प्रतिपुष्ट, चौथा आपका पुनः पाठ्य योजना, पंचम जो है सोपान पुनः निरीक्षण शिक्षण, माफ करिएगा, पुनः शिक्षण, और छठा जो है पुनः प्रतिपुष्ट। यही जो है सूक्ष्म शिक्षण के 6 प्रकार के सोपान होते हैं। ठीक है दोस्तों, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो आपसे पूछा है कि श्रव्य दृश्य सामग्री कैसी होनी चाहिए। तो बता दें, श्रव्य दृश्य सामग्री शिक्षा के विभिन्न प्रकरणों को रोचक, स्पष्ट तथा सजीव बनाती है। इसमें जो है ज्ञानेंद्रियां प्रभावित होकर पढ़ाए गए पाठ को स्थायी बनाने में सहायक प्रदान करती हैं। श्रव्य दृश्य सामग्री के प्रयोग से शिक्षण आनंददायक हो जाता है और छात्रों मन पर स्थायी प्रभाव छोड़ जाता है। ठीक है, श्रव्य दृश्य सामग्री प्रशिक्षण जो है नोट डाउन कर सकते हैं। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की मूल आधारभूत प्रक्रिया बताइए। तो आपसे पूछा है दोस्तों, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की आधारभूत प्रक्रिया क्या है। तो बता दें, दूरदर्शन संप्रेषण संचार क्रिया एक शक्तिशाली माध्यम है जो शिक्षा प्राप्ति में जो है छात्रों को श्रवण अर्थात सुनने में तथा दृष्टि संबंधी ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग पर जो है बल देता है। यह उपकरण हमें इस योग्य बनाता है कि सुदूर से बोला जाने वाला या लिखा हुआ प्रत्येक शब्द, चित्र और दृश्य आवाज़ और घटने वाली घटनाओं को जो है तत्कालीन ही जो है प्रेषित करता है। कहने का मतलब सुदूर जो है दूरदर्शन के माध्यम से हमको चित्र, दृश्य और आवाज़ के माध्यम से होने वाली घटनाओं को जो है प्रेषित अर्थात कुछ ना कुछ सीखने को उनसे हमें मिलता है। ठीक है दोस्तों, शैक्षिक दूरदर्शन कार्यक्रम की जो है इस प्रक्रिया पर जो है इसी प्रकार आप टिप्पणी लिख सकते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, निदात्मक शिक्षण के प्रमुख साधनों का उल्लेख कीजिए। तो आपसे पूछा है कि निदात्मक शिक्षण के जो है प्रमुख साधनों का उल्लेख आपको करना है। तो बता दें, निदात्मक प्रशिक्षण वह साधन है जो शैक्षिक वैज्ञानिकों के द्वारा जो है विद्यार्थियों की कठिनाई को ज्ञात करने तथा यथासंभव उन कठिनाइयों के कारणों को जो है व्यक्त करने के लिए किया गया है। क्रो के अनुसार देखें निदात्मक शिक्षण की परिभाषा। तो क्रो ने बताया था, निदात्मक परीक्षणों का निर्माण विद्यार्थियों की अधिगम संबंधी जो है विशिष्ट कठिनाइयों का ज्ञान प्राप्त करने या निदान प्राप्त करने के लिए किया जाता है। निदात्मक परीक्षण के प्रमुख साधन निम्नलिखित हैं। तो आइए जान लेते हैं निदात्मक परीक्षण के प्रमुख साधन कौन कौन से हैं। तो बता दें, निदात्मक परीक्षण के पहला आपका साधन है शिक्षार्थियों के पाठन का निरीक्षण करना। दूसरा आपका रुचि अभिज्ञापन प्रश्नवाली का प्रयोग करना। तीसरा आपका है पाठन के समय आँखों की गति का निरीक्षण करना। और लास्ट है शिक्षण निर्मित पठन परीक्षण। ये जो है निदात्मक परीक्षण के प्रमुख साधन हैं। ठीक है दोस्तों, 4 प्रकार के, तो नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि किसी एक शिक्षण प्रविधि को विस्तार से समझाइए। अभी हमने कई प्रकार की शिक्षण प्रविधियां जो है बताया है, तो उनमें से आपको किसी भी एक प्रविधि को लिखना है। हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर प्रविधि को लिया है। तो आइए देख लेते हैं, जो कि सबसे सरल है। यह प्रविधि शिक्षण क्षेत्र में अपना महत्वपूर्ण स्थान रखती है। इस प्रविधि का जन्मदाता प्रसिद्ध विद्वान सुकरात को माना जाता है। किसे दोस्तों? प्रश्नोत्तर विधि
जो है किसने शुरुआत किया था? सुकरात ने जो है इसकी शुरुआत किया था। और बता दें अतः इस प्रविधि को सोक्रेटिक मेथड भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सोक्रेटिक मेथड भी इस प्रविधि को कहा जाता है। इस प्रविधि में अध्यापक विद्यार्थियों से प्रश्न पूछकर अपने पाठ का विकास करता है। वह पूर्व ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछता है तथा शिक्षण बिंदुओं के साथ भी प्रश्न पूछता हुआ आगे बढ़ता है। इस प्रविधि के में जो है प्रश्नों एवं उत्तरों की प्रधानता होने के कारण ही इसे प्रश्नोत्तर विधि कहा जाता है। कहने का मतलब इसमें प्रश्न और उत्तर होने के कारण इसे प्रश्नोत्तर विधि भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं? इस शिक्षण में प्रयुक्त होने वाली विधियों को समझाइए। तो आप सभी को पता है कि उपचारात्मक शिक्षण किसे कहते हैं, क्योंकि हमने 2022 और 2021 दोनों में ये आया हुआ क्वेश्चन था और ये आपका 2024 में भी आ गया। अब आइए जान लेते हैं इसकी विधियों पर। क्योंकि आपके पास समय बहुत कम है तो इसकी परिभाषा हम नहीं बताएंगे, क्योंकि इसको हमने 2 बार जो है रिपीट कर चुके हैं। तो उपचारात्मक शिक्षण में प्रदान होने वाली विधियां निम्नलिखित हैं। पहला आपका छोटे से छोटे समूह में शिक्षार्थियों को बांटकर उनकी समस्याओं के आधार पर जो है शिक्षण की व्यवस्था करना। दूसरा आपका पॉइंट बनेगा उपचारात्मक शिक्षण की विधियों में प्रति विद्यार्थी संबंधित दोषों को जो है व्यक्तिशः ज्ञात करने, उनके निवारण के उपाय के लिए जो है कथन किया जाता है। और तीसरा आपका विद्यार्थियों का त्रुटि संशोधन भी इसमें उपचारात्मक प्रशिक्षण में किया जाता है। कहने का मतलब विद्यार्थियों द्वारा जो त्रुटि की जाती है उसका निवारण भी इसमें किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि छात्र सहभागिता कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकता पर प्रकाश डालिए। तो आपसे पूछा है कि छात्र सहभागिता के कौशल से आप क्या समझते हैं? कक्ष में छात्र सहभागिता की आवश्यकताओं पर जो है आपको प्रकाश डालना है। तो बता दें अध्ययन अध्यापन संस्थाओं में शिक्षक के साथ साथ विद्यार्थियों की मानसिक, बौद्धिक, क्रियात्मक, सक्रियात्मक ही छात्र सहभागिता कौशल है। अतः कह सकते हैं कि मन, बुद्धि तथा क्रियाओं की दृष्टि से छात्र सहभागिता अधिगम का एक आवश्यक अंग है। ठीक है, अब इसकी आवश्यकताएं कौन कौन सी हैं देख लेते हैं। तो इसकी आवश्यकताएं निम्नलिखित हैं। पहला आपका जो है वास्तविक समय की जानकारी पर लाभ उठाना चाहिए, सक्रिय शिक्षण करना चाहिए, छात्रों की प्रेरणा पर ध्यान देना चाहिए, छात्र की आवाज़ पर भी ध्यान देना चाहिए, छात्र की पसंद नापसंद पर भी ध्यान देना चाहिए, विभेदीकरण आदि चीज़ों को करना चाहिए। ठीक है, यानी कि उच्च स्तर के बालकों को अलग तथा निम्न स्तर के बालकों को अलग, यानी कि कम बुद्धि लब्ध वाले छात्रों को अलग कक्षा में और उच्च बुद्धि लब्ध वाले छात्रों को अलग कक्षा में, अर्थात विभेदीकरण भी करना आवश्यक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में किन तथ्यों का होना आवश्यक है, संक्षिप्त में बताइए। तो आपसे पूछा है कि संप्रेषण प्रक्रिया में किन तत्वों का होना जरूरी है, आपसे पूछा है। तो बता दें संप्रेषण 2 शब्दों से मिलकर के सम और प्रेषण से बना हुआ है, अर्थात समान रूप से भेजा गया संप्रेषण को अंग्रेजी में जो है कम्युनिकेशन कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? इंग्लिश में कम्युनिकेशन कहते हैं। संप्रेषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने ज्ञान, हाव भाव, मुद्रा तथा विचारों आदि का जो है परस्पर आदान प्रदान करता है तथा इस प्रकार से प्राप्त विचारों अथवा संदेशों को जो है समान तथा सही अर्थ को समझने और प्रेषण करने के उपायों जो है किया जाता है। अब संप्रेषण के जो है तत्व कौन कौन से हैं उनको जान लेते हैं, अर्थात उनके स्रोत कौन कौन से हैं। तो पहला आपका संप्रेषण संदर्भ होता है, दूसरा आपका संदेश का स्रोत होता है, तीसरा आपका संदेश होता है,
चौथा आपका माध्यम होता है, पांचवा जो है संकेत या प्रतीक होता है, अगला होता है एनकोडिंग होता है और इसमें डिकोडिंग भी होता है, अगला होता है पृष्ठपोषण और लास्ट होता है संदेश ग्रहणकर्ता, यानी कि संदेश जो प्राप्त करता है वो होता है। तो ये जो है संप्रेरण के तत्व होते हैं। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देख लेते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम सामग्री के रख रखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। तो आपसे पूछा है कि शिक्षण अधिगम सामग्री में रख रखाव में बरती जाने वाली सावधानियों को स्पष्ट कीजिए। तो बता दें, शिक्षण अधिगम सामग्री पर उनकी सफलता एवं असफलता निर्भर करती है, अतः निर्माण से पूर्व उन समस्त तथ्यों पर विचार करना आवश्यक है जो कि उनको सर्वोत्तम उद्देश्यपूर्ण एवं श्रेष्ठ सामग्री के रूप में विकसित करते हैं। इसलिए जो है शिक्षण अधिगम सामग्री के निर्माण के पूर्व निम्नलिखित सावधानियां जो है ध्यान में रखनी चाहिए। पहला आपका है कि उद्देश्य की पूर्ति कक्षा के अनुसार आकार, छात्रों के स्तर अनुकूल, प्रमुख बिंदुओं का प्रदर्शन, रोचक एवं आकर्षक, प्रभावशाली, अल्प लागत, रंगों का उचित प्रयोग, विषय की स्पष्टता, सृजनात्मकता, पूर्व अनुपयोगी जो है पदार्थ का प्रयोग, ये सभी चीज़ों की सावधानी जो है बरतनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, नोट डाउन कर लीजिए। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। अगला जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का वर्णन कीजिए। तो आपसे पूछा है कि शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधारों का आपको वर्णन करना है। तो बता दें, शिक्षण सिद्धांत के प्रमुख आधार निम्नलिखित हैं। पहला आपका शिक्षा के उद्देश्य, यानी कि हमें शिक्षा जो है क्यों प्राप्त करनी चाहिए। तो यह प्रथम आधार है कि यह तय करना आवश्यक है कि शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य क्या है, हम क्यों जो है शिक्षा को प्राप्त कर रहे हैं। दूसरा आपका हेडिंग पड़ेगी छात्रों की आवश्यकताएं, कि शिक्षा के द्वारा छात्रों को क्या क्या आवश्यकताएं हो सकती हैं। तो दूसरा आधार छात्रों की आवश्यकताएं हैं, जैसे व्यक्तिगत आवश्यकता, रुचियां और क्षमताओं को ध्यान में रख करके करना चाहिए। तीसरी आपकी हेडिंग बढ़ेगी शिक्षण विधियां, तो किस विधि से शिक्षण ग्रहण करना चाहिए। तो बता दें, शिक्षकों को विभिन्न शिक्षण विधियों का चयन करना चाहिए जो छात्रों की आवश्यकताओं को जो है पूर्ति कर सकती हैं, जिससे शिक्षण कार्य जो है सुगमता से सुचारू रूप से चल सके। चौथा आपका पॉइंट बनेगा कि शिक्षण सामग्री, शिक्षण के लिए जो है कैसी सामग्री होनी चाहिए। तो शिक्षण सामग्री ऐसी होनी चाहिए जो शिक्षा के उद्देश्यों को जो है प्राप्त करने में मदद करे। ठीक है। पांचवी आपकी हेडिंग बनेगी मूल्यांकन। तो ये सारी चीज़ें होने के बाद आपका मूल्यांकन भी जरूरी है। तो पांचवी हेडिंग आपकी पड़ेगी मूल्यांकन। तो बता दें, शिक्षकों को छात्रों की प्रगति का मूल्यांकन करना चाहिए और शिक्षण विधियों को सुधारने के लिए आवश्यक बदलाव समय समय पर करना चाहिए। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। यहीं तक आपके 2024 में जो है क्वेश्चन थे लघु उत्तरी की, जो कि हमने आपके साथ कवर किया। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। और भैया, अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि चैनल को भी आप लोग सभी सब्सक्राइब कर दीजिए। फिर मिलेंगे एक नई क्लास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।